देव दीपावली और गुरु नानक जयंती की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। कल मैच है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का चौथा T20। क्या इंडिया ये मैच जीत के हमें भी दिवाली मनाने का मौका देगी? चलिए आइए इस बारे में बात करते हैं। पिच कैसे रहने वाली है, टॉस जीतकर क्या करना चाहिए और मैच कौन जीतेगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं पिच की। भाई साहब, पिच जो है इस पे आज तक जो है वो 9 मैचेस खेले गए हैं। हालांकि 9 नहीं, 8 ही मैचेस खेले गए हैं। 9वां मैच जो है बारिश की वजह से धुल गया था। 8 मैचेस में पहले बैटिंग करने वाली टीम ने जो है वो जीता है मैच, और 4 ही मैचेस जो हैं वो सेकंड बैटिंग करने वाली टीम ने जीते हैं। तो ऑलमोस्ट इवन स्टीवंस ही है। 8 मैचेस में 4-4 दोनों टीमों ने जीते हैं। तो टॉस जीत के आप चाहे बैटिंग करें या बॉलिंग करें, रुको जरा, 1 मिनट रुको। ऐसा नहीं है, मैं आपको थोड़े से और रिकॉर्ड्स बताता हूं जिससे कि आपका थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा कि आपको टॉस जीतकर क्या करना चाहिए। तो भाई साहब, ये जो मैंने आपको टोटल 8 मैच बताए हैं, ये सारे के सारे जो हैं मेंस और वुमेन्स क्रिकेट को मिलाकर बने हैं। हाईएस्ट स्कोर की बात करूं मैं तो यहाँ पे हाईएस्ट स्कोर जो रहा है वो 149 का रहा है, जो कि ऑस्ट्रेलियन वुमेन्स ने बनाया था पाकिस्तानी वुमेन्स के अगेंस्ट। वहीं लोएस्ट स्कोर जो है वो भी यहाँ पे है 92 रन, जो कि उसी मैच में पाकिस्तानी वुमेन्स ने बनाया था ऑस्ट्रेलियन वुमेन्स के खिलाफ। अच्छा, अगर मैं मेंस क्रिकेट की बात करूं तो भाई साहब यहाँ पे जो है वेस्ट इंडीज ने बनाए थे 145 रन, जिसको कि ऑस्ट्रेलिया ने चेज कर लिया था 146 रन, लेकिन 7 विकेटें गंवाकर 19.5 ओवर्स में, वो भी तो इतनी आसान नहीं है ये पिच। लोएस्ट स्कोर जो डिफेंडेड है वो है 108 रन। हालांकि ये रेन कंटेल्ड मैच था, तो यहां पर जो है वो 10 ओवर का मैच था। साउथ अफ्रीका ने 108 रन बनाए थे। ऑस्ट्रेलिया ये मैच 11 रन से हार गया था। एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर्स की अगर मैं बात करूं तो एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर्स यहां पे है मात्र 123 रन, और सेकंड इनिंग्स का स्कोर है यहां पे मात्र 109 रन। तो भाई साहब यहां पे ना आपको 120 रन बनाने के भी लाले पड़ जाते हैं। तो अब मेरे ख्याल से आपको जो है थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा कि टॉस जीतकर यहाँ पे पहले क्या करना चाहिए। टॉस जीतकर यहाँ पे पहले आपको बैटिंग लेनी चाहिए, और फिर उसके बाद अगर आप 140-45 का स्कोर कर जाते हो तो वो ऑलमोस्ट आपके लिए जो है वो एक जीतने वाला स्कोर रहेगा। तो भाई साहब, चाहे मिशेल मार्श हो चाहे सूर्य कुमार यादव हो, टॉस जीतिए और पहले बल्लेबाजी चुनिए। हालांकि ऑस्ट्रेलिया तो अभी तक जो है वो हमेशा ही, जब से मिशेल मार्श कैप्टन बने हैं, मैंने आपको पहले बताया था कि वो बॉलिंग ही चुनती है। लेकिन इस बार मुझे लगता है कि उनका डिसीजन चेंज होगा अगर वो टॉस जीतते हैं, और ऑस्ट्रेलिया भी पहले जो है वो बैटिंग ही चुनेगी। ये तो हो गई दोस्तों कि पिच कैसी है, और टॉस के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब बात कर लेते हैं कि टीम्स क्या क्या रहने वाली हैं। तो भाई साहब, जैसे कि मैंने बताया कि ऑस्ट्रेलिया बहुत ज्यादा सीरियस है नहीं चौथे और 5वें T20 को लेके। वो ऑलरेडी इस वक्त जो है एशेज सीरीज को लेके सीरियस है। ये तो वो मजाक में ले रहे हैं गेम। तो टीम उनकी जो है बहुत ही टूटी हुई मुझे नजर आ रही है। ओपनिंग करेंगे मैट शॉट जो है मिशेल मार्श के साथ। मिशेल मार्श ही इकलौता उनका बैट्समैन बचा जो कि उनकी नैया पार लगा सकता है। उसके बाद तीसरे नंबर पे जोश इंग्लिश है। चौथे नंबर पे टिम डेविड है। टिम डेविड ने तीसरे मैच में बहुत अच्छी पारी खेली थी भाई साहब, बहुत बेहतरीन पारी खेली थी, तो उनको भी रूल आउट नहीं कर सकते। लेकिन इंडिया के पास ऐसे बॉलर्स हैं इस पिच पे जो कि टिम डेविड को शांत रख सकते हैं। 5वें नंबर पे होंगे मिच ओवन, 6ठे पे मार्कस स्टोनिस, 7वें पे भाई साहब ग्लेन मैक्सवेल की वापसी हो रही है, क्योंकि मजबूरी भी है। ऑलराउंडर्स चाहिए उनको, बॉलिंग भी जो कर सकें, और साथ में भाई साहब मैक्सवेल का नाम तो है ही है। 8वें पे होंगे जेवियर बार्लेट, 9वें पे होंगे बेन ड्रॉशो, 10वें पे नेथन एलिस और 11वें पे मैट कुनामैन। तो ये रहने वाली है भाई साहब ऑस्ट्रेलिया की टीम। इंडिया को 2 बॉलर सबसे ज्यादा जो है टिककर खेलने पड़ेंगे। एक है नेथन एलिस, और शुरू में अगर मैं बात करूं तो बेन ड्रॉशो जो है वो आखिरी में भी बॉल अच्छी फेंकते हैं जब बिल्कुल डेथ ओवर्स की बात आती है, और शुरू में भी अपने जो है ऑफ स्पिनर्स, लेग कटर्स जो है स्लोअर बॉल्स फेंकते हैं। तो थोड़ा सा उनको देखकर खेलिए। 2.5वां मैं नंबर दूंगा जेवियर बार्लेट का। शुरू के 2 ओवर उनको देखकर आप खेलिए। तो ये टोटल आपको तक कह सकते हैं कि 7 से 8 ओवर, 10 ओवर तक आपको देखकर खेलना है। और ये पिच ऐसी है भाई साहब, मुझे लगता है आपको पूरे 20 ओवर ही देखकर खेलने पड़ेंगे।
लेकिन 140 का स्कोर आप बना सकते हैं अगर आप पहले बैटिंग करते हैं। थोड़ी सी सेंसिबल बैटिंग कीजिएगा, सिंगल्स पे ज़्यादा ध्यान रखिएगा, चौके छक्के मारने की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं होना चाहिए क्योंकि बॉल जो है वो बैट पे नहीं आने वाली है। अगेन अभिषेक शर्मा पे दारोमदार होगा। अगर वो नई बॉल से जो है अच्छा खासा स्कोर कर जाते हैं, 5 ओवर में से इंडिया का स्कोर होता है 50 रन 60 रन, देन वी कैन से कि इंडिया जो है वो 150 160 भी पार कर सकती है। लेकिन अगर अभिषेक शर्मा फेल होते हैं, जो कि इस पिच पे मुझे पॉसिबिलिटी लगती है, तो अभिषेक शर्मा अगर फेल होते हैं तो उस केस में इंडिया को 140 रन बनाने के लिए भी जद्दोजहद करनी पड़ेगी। अगर इंडिया 120 के आसपास के करीब का स्कोर बनाती है तो फिर बॉलिंग में उनको बहुत टाइट बॉलिंग रखनी पड़ेगी। स्पिनर्स को जो है बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा यहाँ पर, तब जाके जो है कह सकते हैं कि इंडिया टारगेट डिफेंड कर सकते हैं। 120 बनाने के बाद भी इस पिच पे जो है टारगेट डिफेंडेबल है, ऐसा नहीं है कि नहीं डिफेंडेबल। तो अगर इंडिया पहले बैटिंग करती है 140 से ऊपर का स्कोर बनाइए, नहीं बना पाते तो 120 130 तो बनाइए और आपके स्पिनर्स और आपके पेसर्स जो हैं उसको डिफेंड कर सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। अब बात कर लेते हैं इंडियन टीम की। तो इंडिया टीम जो है वो रहने वाली है अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा। अब यहाँ पे थोड़ा सा जो प्रॉब्लम है वो ये है कि जितेश शर्मा को खिलाया जाए या संजू सैमसन को खिलाया जाए, क्योंकि संजू सैमसन ने अभी तक इतना कोई खास किया नहीं है। जितेश शर्मा ने पिछले मैच में हालांकि दिखाया है कि वो अच्छी पारी खेल सकते हैं, तो माइट भी पॉसिबल कि शायद जितेश शर्मा को इस मैच में खिलाया जाए, संजू सैमसन ड्रॉप हो। अच्छा, 5वें नंबर पे तो खैर भाई साहब अक्षर पटेल ही आएंगे, हालांकि अक्षर पटेल ने भी कुछ किया नहीं है, तो मैं होता तो मैच चेंज करता अक्षर पटेल को। नीतीश कुमार रेड्डी के बारे में जो है खबर आई है कि वो ठीक हो चुके हैं, तो नीतीश कुमार रेड्डी को मैं यहाँ पर जो है जगह देता। लेकिन क्योंकि पिच भी जो है वो स्पिन ले सकती है बाद में, तो टॉस जीत के आपको जो है सेकंड जब आप बॉलिंग करोगे तो आपको स्पिनर्स की जरूरत पड़ेगी, और अक्षर पटेल जो है बिल्कुल विकेट टू विकेट बॉलिंग करते हैं, तो इसलिए यार अक्षर पटेल को रखना मजबूरी है, तो रखना पड़ेगा उसको। तो 5वें पे अक्षर पटेल, 6ठे पे संजू सैमसन या जितेश शर्मा, जिसको भी आप रखना चाहें, मेरे हिसाब से जितेश शर्मा। 7वें पे जो है वॉशिंगटन सुंदर, 8वें पे शिवम दुबे, 9वें पे अर्शदीप, 11वें पे वरुण चक्रवर्ती और 10वें पे वरुण चक्रवर्ती और 11वें पे जसप्रीत बुमराह। तो इंडिया की टीम में दोबारा से एक बार रिपीट करता हूं, थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा, अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर, जितेश शर्मा, शिवम दुबे, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती और जसप्रीत बुमराह। अब इसमें आपके 3 स्पिनर हो गए और 3 ही पेसर हो गए। नीतीश कुमार रेड्डी को अगर आप लेते हैं तो उसकी जगह नहीं बनती है इस पिच पर, तो मुझे नहीं लगता कि नीतीश कुमार रेड्डी आएंगे। शिवम दुबे लकी चार्म है, था, अब पता नहीं है। शिवम दुबे की जगह आप लेते हैं या नहीं लेते हैं तो मुझे उसमें शक है, तो आई डोंट थिंक सो कि नीतीश कुमार रेड्डी इस टीम में आ रहे हैं। तो भाई साहब ये है इंडिया की टीम, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया है, और ये भी आप लोगों को एक तरह से मैंने हिंट दे दिया कि इंडिया अगर पहले बैटिंग करते हुए 140 का स्कोर बनाती है तो भाई साहब इंडिया जीतेगी। उसके लिए इंडिया का टॉस जीतना इंपॉर्टेंट है। अब दूसरे सिनेरियो की बात कर लेते हैं कि अगर इंडिया जो है वो टॉस नहीं जीतती, ऑस्ट्रेलिया पहले जो है वो बैटिंग करती है और ऑस्ट्रेलिया जो है वो जैसे तैसे करते करते 140 का स्कोर बना देती है, तो भाई साहब फिर मुश्किल है इंडिया का जीतना। मुझे ऐसा लगता है कि अगर अभिषेक शर्मा भाई साहब बिल्कुल एकदम ब्लाइंड इनिंग भी खेल जाए ना, कि 30 बॉल में भाई ने 70 रन मार दिए, तब शायद एक आउटसाइड चांस हो सकता है। अदरवाइज नहीं तो भाई साहब स्पिन ऑप्शंस जो हैं उनके पास भी अवेलेबल हैं। ग्लेन मैक्सवेल हैं उनके पास, मैट कुनैमैन हैं उनके पास स्पिन के लिए, और मैथ्यू शॉर्ट भी जो हैं वो स्पिन करते हैं। तो इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि सेकंड बैटिंग करने में ना इंडिया को नानी याद आ जाएगी अगर 140 से ऊपर का स्कोर होगा तो भाई साहब इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि जो भी पहले बैटिंग करेगा वही ये मैच जीतेगा। आप लोगों की इस बारे में क्या राय है भाई साहब, मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ। बाकी ऑस्ट्रेलिया सीरियस नहीं है यार, लेकिन इंडिया कितनी सीरियस है ये देखने वाली बात है। कुलदीप यादव जो है उसको इंडिया ने रिलीज कर दिया है, और अब वो इंडिया में, क्योंकि साउथ अफ्रीका और इंडिया की सीरीज होने वाली है, तो वहाँ पे वो पहले रेड बॉल क्रिकेट खेलेंगे, रणजी ट्रॉफी के कुछ मैचेस खेलेंगे ताकि वो अपनी प्रिपरेशंस कर सकें साउथ अफ्रीका के खिलाफ होने वाले मैच के लिए। तो भाई साहब सीरियस तो मुझे दोनों नहीं लग रहे।
अच्छा, जब आपने कुलदीप यादव को इंडिया भेज दिया तो भाई साहब शुभमन गिल क्या कर रहा है यार? वो भी तो आपकी साला टेस्ट टीम का पार्ट होगा, उसको काहे नहीं भेज दिए तुम? शुभमन गिल को भी आपको भेजना चाहिए था यार इंडिया। उसको भी तो टेस्ट मैच खिलाना ना तुमने साउथ अफ्रीका के खिलाफ। तो उसको तुमने क्या सोच के, मतलब वो तो टेस्ट कैप्टन है भाई, तो उसको तुमने क्या सोच के जो है वो अभी तक ऑस्ट्रेलिया में रखा हुआ है? शुभमन गिल को भी जो है वो वैसे भी कुछ उखाड़ तो रहा नहीं है ऑस्ट्रेलिया में, तो उसको वापस भेजो ना यहाँ पे रणजी खेलेगा, थोड़ा सा साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो है टेस्ट मैचेस के लिए तैयारी करेगा। आओ भाई साहब यहाँ पे और खेलो। खैर कोई बड़ी बात नहीं है कि पता चलेगी चौथे T20 के बाद भेज दें, बट सिलेक्टर्स का कुछ समझ में नहीं आ रहा भाई साहब, मुझे भी जो है। तो लेट्स होप कि इंडिया जो है वो मैच जीत जाए और हमें कल दिवाली मनाने का एक तरह से मौका दे ये टीम। बाकी हाँ दोस्तों, एक और चीज़ का जो मुझे पता चला कि 2005 में जो है इंडिया की जो वुमेन्स टीम है उसकी हालत इतनी ख़राब थी। हालांकि उस वक्त जो वुमेन्स टीम होती थी उस BCCI ने उसको जो है वो टेक ओवर नहीं किया था, अलग ही वो एसोसिएशन चलती थी, WCA वुमेन्स क्रिकेट एसोसिएशन। उनके पास जो है वो वापसी आने तक के पैसे नहीं थे हवाई जहाज से, और उसके अलावा जो है होटल में रुकने के पैसे तक नहीं थे WCA के पास। तो जितनी भी वुमेन्स क्रिकेट की जो टीम थी, 15 मेंबर्स जो थे, उन सबको जो है हैट्स ऑफ टू मंदिरा बेदी। मंदिरा बेदी ने जो है हमारी इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम को जो है स्पॉन्सर किया था। उनके होटल का खर्चा, उनके हवाई जहाज का खर्चा पूरा मंदिरा बेदी ने उठाया था। तो लिटरली हैट्स ऑफ टू मंदिरा बेदी, थैंक यू मंदिरा बेदी कि आपने 2005 में वुमेन्स क्रिकेट का जो है नाम वर्ल्ड कप में झुकने नहीं दिया। आपने उनको जितनी फैसिलिटीज हो सकती थी खुद के पर्सनल पैसे खर्च करके आपने जो है देश का भी नाम बढ़ाने का जो है वो आपने मौका उनको दिया, और देश का नाम डुबाया नहीं, डूबने नहीं दिया, क्योंकि BCCI उस वक्त जो है देखता नहीं था वुमेन्स क्रिकेट की तरफ और बहुत दिक्कतों में थी वुमेन्स क्रिकेट। लेकिन आपने जो है बहुत बहुत एक अच्छा गेस्चर दिखाया वुमेन्स क्रिकेट को लेके, और शायद आप ही लोगों के जैसे जो लोग हैं उनकी मदद की वजह से आज वुमेन्स क्रिकेट वहाँ पर है, उस जगह पर खड़ी है जहाँ पे कि वो अब डिजर्व करती है खड़े होना वर्ल्ड कप जीत के। तो थैंक्स मंदिरा बेदी जी, आपने इतना साथ दिया वुमेन्स क्रिकेट का, थैंक यू।